Assalamu alaikum. Welcome back to another video on cell structure and functions. According to syllabus category B pharmacy, this is the second chapter. In previous video part 1 we already discussed about cell and cell membrane. हमने पढ़ा था कि सेल क्या है और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिटेल से बात की थी उस वीडियो में। आज इंशाल्लाह हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। फिर हमने उसमें सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि सेल इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स। The one is cell membrane, the second one is cytoplasm and the third one is nucleus. So cell membrane के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। Cell membrane is the outer layer of cell and it protects the cell organelles, cytoplasm and all the internal organelles of cell. और ये भी हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है दिस इज द सेपरेटिंग यूनिट या दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स एंड द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट एंड इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन इसके दरमियान में जो भी ये स्पेस है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज साइट फॉर सेल ऑर्गेनेलीज। मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये इसके लिए प्लेस एक साइट होता है। सो साइटोप्लाज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में हम अगर बात करें तो द स्पेस बिटवीन cell membrane and nuclear membrane containing the cell organelles is called cytoplasm. ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो भी स्पेस है जिसमें ऑर्गेनेलीज या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज या सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लाइक इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान में जो भी स्पेस है इसमें सेल ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। Second, a cytoplasm of the cell is jelly-like material formed by 80% of water. ये सेमी सॉलिड है, जेल लाइक है। साइटोप्लाज्म जो है ये सेमी सॉलिड है और ये इसमें 80% वाटर होते हैं। फिर इसमें क्लियर फ्लूइड जो पोर्शन होता है साइटोसोल उसको कहते हैं। लाइक के ये जो साइटोप्लाज्म है हमारे पास, इससे अगर हम ये सेल ऑर्गेनेलिस हटाएं, जो सेल ऑर्गेनेलिस है और इसके दरमियान जो जेल लाइक फ्लूइड पोर्शन रह जाता है इसको हम साइटोसोल कहते हैं। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करता हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है विद न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलिस एंड साइटोप्लाज्म, इसको हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर हम न्यूक्लियस को निकालें तो फिर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो प्रेजेंट होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर इस साइटोप्लाज्म से हम सेल ऑर्गेनेलिस को हटाएं तो फिर इसको हम कहते हैं साइटोसोल। All the cell organelles present in cytoplasms, जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं ये सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म के बारे में अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ 85% of water, 15% of proteins or 10 to 15% of proteins, 2 to 4% of lipids, and nucleic acids, inorganic salts, and polysaccharides also present a small amount. So we can say that cytoplasm is composed of water, proteins, lipids, nucleic acids, inorganic salts, and polysaccharides जो carbohydrates हैं। प्रोपोर्शन की जो वैल्यू है ये वेरिएबल होती हैं। लाइक रेफरेंसेस के लिहाज से ये चंद बुक्स में ये 80 है, 85 है, लेकिन इसकी जो एवरेज मकदार है वाटर की तो 85% प्रेजेंट वाटर,
10 to 15% proteins, 2 to 4% lipids, nucleic acid like DNA, RNA, inorganic salts like sodium chloride, potassium chloride, etc., polysaccharides like glycoproteins, glycolipids, etc. These are present in small amount in cytoplasm. फिर स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी प्रीवियसली वीडियो में कि ये जो सेल होता है ये तीन पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक सेल मेम्ब्रेन, द सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। तो आज हम इस वीडियो में साइटोप्लाज्म के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फंक्शंस, पहला फंक्शन तो इसका ये है कि इट इज़ अ कोर फॉर या इट इज़ साइट फॉर सेल ऑर्गेनेलीज। दूसरा है कि ये जो सेलुलर मॉलिक्यूल्स है, जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, ये सबको सपोर्ट देता है। सपोर्ट किस तरह के, जेल लाइक मटेरियल होता है वहाँ पे, उसमें ये सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पे। और आल जो सेल ऑर्गेनेलीज है ये साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। Many cellular processes like protein synthesis, cellular respiration, glycolysis, mitosis, meiosis ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स होते हैं, सब अपने अपने फंक्शंस करते हैं। लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। लाइक जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए बनता है, इस स्टेप को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम तक आके साइटोप्लाज्म में फिर प्रोटीन बनाता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो है ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। इसी तरह जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलिसिस वगैरह, ग्लाइकोलिसिस ये साइटोप्लाज्म में होता है। और इसके बाद जो क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है माइटोकॉन्ड्रिया में मैकेनिज्म उसकी होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म ही में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म इज द साइट फॉर वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। The cytoplasm have to move materials such as hormones around the cell and also dissolve cellular waste. अब जो एंजाइम्स है या हार्मोन्स है ये मूव करते हैं इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो वेस्ट है ये डिसॉल्व होते हैं। फिर लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेलिस है, उसमें ये पैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये इनगल्फ करते हैं और फिर उसको हटा देते हैं सेल से। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है वो भी डिसॉल्व करती है साइटोप्लाज्म। और जो हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह जो फंक्शनल चीज़ें हैं, all are move around in cytoplasm. Cytoplasmic organelles, this is the main part of cytoplasm. अब तक हम जो ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है ये सब साइटोसोल में सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। साइटोसोल जो फ्लूइड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, साइटोस्केलेटन। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो है ये न्यूक्लियस, these are smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, the cytoplasm, mitochondria and nucleus, nuclear envelope जो न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है, को हम डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स वगैरह ये सब सेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं इंपॉर्टेंट। और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और हर एक का अपना एक स्ट्रक्चर और फंक्शन है। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सब जो सेल ऑर्गेनेल सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। First number is endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is the interconnected sac-like membranes in cytoplasm. This is the network of membranes which are connected with the outer membrane of nucleus, ठीक है। और जो ये लीड करती है या ये जो रन करती है एंडोप्लाज्मिक सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन की तरफ।
तो जो चीज़ें साइट न्यूक्लियस में बनते हैं, न्यूक्लियस से जो चीज़ें साइटोप्लाज्म में नीड होती है उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो मूव करती हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर दी इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन नेटवर्क प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फॉर्टर और थॉमसन ने 1945 में डिस्कवर किए थे फर्स्ट टाइम, जो उस सेल की स्टडी कर रहे थे थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उस उन्होंने ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर किए थे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डायग्राम के थ्रू से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये जुड़े हुए हैं, ये इंटरकनेक्टेड है ये मेम्ब्रेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला जो पोर्शन है उसके ऊपर ये जो ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स है अटैच, ये राइबोसोम्स है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रफ अपीयरेंस देती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। देन इसके बाद हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एसीआर इसको कहते हैं, और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन्स है, ये जो इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स है, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ अपीयरेंस देते हैं और इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। Types of endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum. The one is rough endoplasmic reticulum and the second one is smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is called a rough endoplasmic reticulum because ribosomes are attached on the surface of these एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो ये रेड रेड स्पॉट्स आपको नजर आते हैं, ये राइबोसोम्स है असल में, और ये जो न्यूक्लियस से डायरेक्टली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच हैं इसके साथ ये लगे हुए हैं, इसके मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसकी जो अपीयरेंस है ये रफ होती है, तो इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बॉन्ड होते हैं एंड इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इसके ऊपर जो ये राइबोसोम्स है प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि ये स्मूथ अपीयरेंस देते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum are called rough endoplasmic reticulum rough because it appears rough due to the attachment of ribosomes, grain like ribosomes या grain like appearance उसकी होती है, rough appearance होती है, इसलिए इसको rough endoplasmic reticulum कहते हैं। It is a series of connected platent sacs having several ribosomes on its outer surface, hence the name is rough endoplasmic reticulum. इसकी फंक्शन क्या है, फंक्शंस की ये है कि चूंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका फंक्शन मेन है प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज प्रोटीन सिंथेसिस, और ये सैक लाइक ट्यूब लाइक होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का काम भी ये देते हैं। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोमिनेंट इन सेल्स वेयर प्रोटीन सिंथेसिस हैपेंस सच एज हेपेटोसाइट्स। ठीक है, जो सेल लीवर सेल्स है, लिवर सेल्स, उसमें जो ज़्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं, तो उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा मकदार में प्रेजेंट होता है। Smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum are called smooth endoplasmic reticulum because no ribosomes are attached and it appears smooth. Does not have ribosomes. ठीक है, और ये ट्यूब्यूलर फॉर्म में होते हैं, लाइक के जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर की होती है, सैक लाइक, और जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्यूब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इसका काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शन प्ले करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इस पे राइबोसोम अटैच नहीं होता, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, बल्कि ये हमारे पास लिपिड सिंथेसिस करता है। लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस है, और ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होती है जो मेम्ब्रेन पास लिपिड्स हैं
वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रिपेयर या प्रोडक्ट होते हैं। फिर smooth endoplasmic reticulum also it is a tubular structure, so it will help in transport of materials from rough endoplasmic reticulum to Golgi apparatus. जो rough endoplasm जो न्यूक्लियस में चीज़ें होती हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है और वहाँ पे एक प्रोसेस अनदर प्रोसेस होता है जो जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। जो प्रोटीन वहाँ पे बनता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब ग्लूकोज के साथ अटैच होता है तो वो फिर एक्टिव फॉर्म में आता है, तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे फिर पास होके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल के थ्रू डिटैच होके वो फिर गार्जी अपरेटस की तरफ जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में जो ये है इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो इसके ऊपर ये येलो लाइक ग्रेन्स हैं इसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ these राइबोसोम्स दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो राइबोसोम्स है ये नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए इसकी अपीयरेंस स्मूथ होती है, तो इस लिहाज से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है और यहाँ पे हमारे पास लिपिड सिंथेसिस होती है। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड्स लाइक फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल व्हिच आर द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। Then smooth endoplasmic reticulum also responsible for production secretion of steroids hormones. इसके बाद जो मेटाबॉलिज्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, उसके लिए भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो कैल्शियम आयंस रिलीज करती हैं व्हिच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्व सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, बिकॉज जो मस्कुलर सिस्टम जो मसल्स है उसमें जो कंट्रैक्शंस होती हैं तो वो जब वो ब्रिजेस एक्टिन और मायोसिन के, तो वो जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं तो इसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है और उसके दरमियान में जो उसको बॉन्ड करती है। और नर्वस सिस्टम में इसलिए कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो तभी रिलीज होती हैं लाइक कि जब कैल्शियम न्यूरॉन के अंदर जाके वो वेसिकल्स को सरफेस के साथ अटैच करती है, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती है और न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इम्पल्सेस ट्रांसमिशंस होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कैल्शियम आयंस इज दी important for nervous system and muscular system, and calcium ions releasing जो प्रोसेस है इसके लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो फंक्शंस होती है उसमें मेजॉरिटी है प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसका फंक्शंस मेन जो फंक्शंस है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो रोल प्ले करता है जो प्रोटीन्स है उसके फोल्डिंग में। हमने बायोकेम में वो पढ़ा है कि जो हमारे पास प्रोटीन्स है उसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो उसकी फोल्डिंग होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। फिर जो करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग है उसके लिए भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रिस्पॉन्सिबल है। और आगे नेक्स्ट जो फंक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, वो ये है कि जो सॉर्टिंग है और प्रोटीन सिंथेसिस का आफ्टर फंक्शन ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन के बाद जब प्रोटीन की फोल्डिंग होती है और सॉर्टिंग होती है ताकि ये जो प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है या राइबोसोमल प्रोटीन्स है या जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स हैं, तो इसकी सॉर्टिंग जो होती है वो भी यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इज अनदर सेल ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया की वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ग्रीक वर्ड्स हैं और दो लफ्ज हैं ये, माइटोस एंड कॉन्ड्रियन।
माइटस मीन थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन ग्रेन्यूल लाइक रिस्पेक्टफुली। ठीक है, तो ये ग्रेन्यूल लाइक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म में जगह जगह पे प्रेजेंट होती हैं। उसका काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन। तो जहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन या एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ उस सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की मकदार भी ज़्यादा होती है। Mitochondria is also known as powerhouse of the cell because all the energy synthesized in our ATPs, adenosine triphosphate, are synthesized in mitochondria. So, uh, therefore, mitochondria is also known as powerhouse of the cell. डिस्कवरी इसका जो है जर्मन पैथोलॉजिस्ट नेम था साइंटिस्ट का रिचर्ड आल्टमैन, जो आर ए के नाम से पहचाना जाता है, और ये 1890 में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। स्ट्रक्चर का आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन वो फोल्डेड फॉर्म में, ताकि उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा हो। फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया द इनर मेम्ब्रेन इज इन फोल्डेड फॉर्म। साइज जो है माइटोकॉन्ड्रिया का 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर होता है। और स्ट्रक्चर जो है ये हम आपको पहले से मैंने बताया कि ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है इससे कंपोज होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और जो मैट्रिक्स होता है इसके दरमियान में वो जेल लाइक साइटोप्लाज्म में जो जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी जेल लाइक मटेरियल ही प्रेजेंट होता है और उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। Outer and inner membrane are made up of proteins and phospholipids layers separated by intermembrane space। जो intermembrane space है ये outer और inner membrane एक दूसरे से separate करते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कवर करते हैं, और जो लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स है नॉन एज प्रियॉन्स ये प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन। It is freely permeable to ions, nutrient molecule, energy molecules like the ADP and ATP molecules। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये कि जो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था फास्फोलिपिड से बना हुआ था, और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ये भी फास्फोलिपिड से बना हुआ है। लेकिन जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मीन कि वो चंद चीज़ों को ही इलव करती है ताकि वो सेल के अंदर जाए। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन है या जो मेम्ब्रेन्स है ये फुली परमिएबल या फ्रीली परमिएबल होती है आयंस को, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक एडीपी एंड एटीपी, एडिनोसिन डायाफॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्रायाफॉस्फेट। इन तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रीली परमिएबल होती है ताकि ज़्यादा एनर्जी वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो। जो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है मेम्ब्रेन्स में, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आई ऑलरेडी talked to you. Number one is outer mitochondrial membrane and the inner mitochondrial membrane। outer mitochondrial membrane smooth होता है और जो inner membrane होता है वो folded form में होता है, because this is in folded form for increasing surface area। यहाँ पे ये आप याद रखिए कि जो बोथ मेम्ब्रेन्स है आउटर एंड इनर, इसके दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, this is outer membrane, this is the intermembrane space, and the in center this is जो ये folded form में present है ये inner membrane space है। और जो inner membrane space के दरमियान में जो जेल लाइक मटेरियल होता है यहाँ पे, ये हमारे पास है मैट्रिक्स, और इसके एक फोल्ड को हम कहते हैं क्रेस्टाई। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डायग्रामेटिकल व्यू है। जो यहाँ पे ये आपको नज़र आता है ये है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, और जो ये फोल्डेड फॉर्म में ये येलो कलर में जो आपको नज़र आता है ये हमारे पास है आउट इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है। और जो हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पे ये, या जो इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के दरमियान इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो स्पेस है इसको हम
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं और इसका फंक्शन क्या है कि ये दोनों मेम्ब्रेन्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। ये जो हम फिर ये फोल्डेड है, एक फोल्ड को हम क्रिस्टाई कहते हैं, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स है। और एक बात आप याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेली, जो ये प्रेजेंट है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, ताकि जो सेल्स होते हैं लाइक मसल सेल्स में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये सेल्फ रिप्लिकेट मीन इसमें डिविजन्स होती है और ये सेल्स में ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, फिर हमारे पास है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शंस है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की जो भी प्रोसेसेस है लाइक क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी प्रोसेस है जिसमें 36 एटीपीज बनते हैं, वो सब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में वो टेक प्लेस करते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया ही में होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी रेगुलेशन माइटोकॉन्ड्रिया ही करती हैं। और ये ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स, बिकॉज ड्यूरिंग सेल डिवीजन एनर्जी की जो नीड होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया ही फुलफिल करती हैं वो, तो इसलिए ये promotes the growth of new cells. The next one is detoxifying ammonia in liver cells. liver cells में जो अमोनिया प्रेजेंट होती है, जो अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से क्रिएट होती है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया ही रोल प्ले करती हैं। और आल्सो इट प्ले अ रोल इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो प्रोग्राम सेल डेथ है, जो हमारे बेबीज़ के उंगलियों के दरमियान जो वेब्स प्रेजेंट होते हैं उसकी जो फिर डिग्रेडेशन होती हैं वो एपोप्टोसिस कहते हैं। और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया ही की रोल्स है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया रप्चर्ड होती हैं वहाँ पे फिर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, तो फिर ग्रोथ नहीं करती। And the next important function is the maintaining an adequate concentration of calcium ions। और कैल्शियम आयन के बारे में मैंने आपको बात की कि ये मसल्स और नर्व सिस्टम के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। फिर हमारे पास राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये दो फॉर्म में। एक तो ये हमने बात की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बॉन्ड होती है सरफेस पे, तो उसको हम एरोफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू राइबोसोम प्रेजेंस की वजह से कहते हैं। दूसरा वो राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स या फ्री राइबोसोम्स कहते हैं। तो ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और और ये जो है आप याद रखें कि राइबोसोम एज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, इसके गिर्द जो है मेम्ब्रेन्स नहीं है। लाइक के हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बात की कि इसके आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह राइबोसोम्स मेम्ब्रेन लेस है, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये बस राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और इसमें इसकी जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। राइबोसोम्स आर स्पेशली सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है, बिकॉज दोनों सेल्स में प्रोटीन्स की ही ज़रूरत होती है फॉर स्ट्रक्चर एंड other activities of cell. So ribosomes present in both prokaryotic and eukaryotic cells for performing its function of protein synthesis. स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2 यूनिट्स पे मुश्तमिल होती हैं। एक हमारे पास स्मॉलर यूनिट होती हैं और एक लार्जर यूनिट होती है। और ये जो इसकी स्ट्रक्चर है ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होती हैं और प्रोटीन्स जो हमारे पास न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस का, उसमें राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होती हैं। और बेसिकली न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। द स्मॉलर यूनिट जो सब यूनिट होता है ये मैसेंजर आरएनए पे मुश्तमिल होता है। और जो लार्जर यूनिट है या अमीनो एसिड गेट एडेड, इसको जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें स्मॉलर यूनिट है मैसेंजर आरएनए
रीड करता है, और जो लार्जर यूनिट है वो अमीनो एसिड ऐड करता है साइटोप्लाज्म से थ्रू ट्रांसफर आरएनए, और इसी तरह ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम सरअंजाम देता है। फिर हमारे पास जो कंपोनेंट्स है राइबोसोम्स में, एक है प्रोटीन्स और दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड कंपार्टमेंट होती है। Two subunits are joined to each other by interactions between the ribosomal and one subunit proteins in the other subunit। ठीक है, जो राइबोसोमल कंपार्टमेंट्स होते हैं, स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट, ये एक दूसरे में ओवरलैप होती है। लाइक सम पार्ट ऑफ स्मॉलर यूनिट इज एम्बेडेड इन लार्जर यूनिट, इसलिए इसकी जो मजमूई तौर पर उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा जो है स्मॉलर होता है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम फ्री राइबोसोम्स कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, तो स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म एंड अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड। प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स है, ये 70 राइबोसोम्स यूनिट से बना होता है, while यूकैरियोट्स have 80 s ribosomes। 62% of ribosomes are composed of ribosomal RNA, और रेस्ट जो ये 40 या 38% है, ये हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके राइबोसोम बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राइबोसोम्स है ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो है ये बॉन्ड होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये रेड रेड स्पॉट्स है, ये राइबोसोम्स अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स। और दूसरा जो है ये फ्री राइबोसोम्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ द लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड दिस इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये दोनों आपस में अटैच होके फिर पूरा राइबोसोम बनाते हैं। ये स्मॉल यूनिट है और ये लार्ज यूनिट, और फिर इसमें ये ई साइड है और ये पी साइड, इस ये ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ये काम करते हैं। ठीक है, इस पे जो है वो अमीनो एसिड्स का जो चेन होता है उस पे से एग्जैक्ट करता है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैसेंजर आरएनए बाइंड होता है, यहाँ पे स्कैन होता है, लाइक कि यहाँ न्यूक्लियस से आके यहाँ पे जो है वो रीडिंग होती है उसकी, और फिर ट्रांसफर आरएनए के थ्रू अमीनो एसिड यहाँ पे आते हैं और यहाँ से बॉन्ड होके बाहर निकलते हैं, और इससे इसी तरह एक प्रोटीन बनता है। यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ राइबोसोम के बारे में बात करें तो राइबोसोम मेन फंक्शन जो प्ले करता है वो प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है इस डायग्राम से वाज़ेह है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से बनता है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियर पोर के जरिए मैसेंजर आरएनए बाहर आके यहाँ से राइबोसोम से पास होता है। जो राइबोसोम स्मॉल यूनिट है उससे इसे यहाँ पे स्कैनिंग होती है, इसकी रीडिंग होती है, और अकॉर्डिंग टू कोड्स, दीज आर द कोड्स, एक जो कोडान कहते हैं इसको, ये 3 ट्रिपलेट कोड्स होते हैं। इसके मुताबिक यहाँ पे साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लाके यहाँ पे जॉइन करते हैं, और ये हमारे पास बनता है प्रोटीन। तो इसी तरह हम कहते हैं कि राइबोसोम्स मेन फंक्शन जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है गोल्जी बॉडीज। Golgi bodies are the next cell organelle and cytoplasm which is very important after endoplasmic reticulum, because endoplasmic reticulum में जो चीज़ें बनती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल में पैक होके फिर गोल्जी अपैरेटस की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज जो हम कहते हैं इसको, ये स्टॉक ऑफ स्मॉल प्लेटेड मेम्ब्रेन्स है जो इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, गोल्जी बॉडीज प्रिपेयर्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स फॉर यूज इन अदर प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, बिकॉज जो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस है यो यहाँ पे गोल्जी बॉडीज में भी होती हैं, और जो एनिक्टियो प्रोटीन्स या इनदर जो चीज़ें लिपिड्स वगैरह आते हैं यहाँ पे वो एक्टिव फॉर्म में फिर वेसिकल में पैक होके वो जहाँ पे सेल में नीड होती हैं वहाँ पे जाते हैं। अब गोल्जी अपैरेटस जो है ये गोल्जी
कैमिलियो गोल्जी ने 1898 ये डिस्कवर किया था, कैमिलियो गोल्जी ने। तो इसी तरह से उन्होंने अपने नाम से इसको पहचान दी, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपरेटस अगर हम बात करें तो इसकी टू फेसेस होती हैं, एक हमारे पास सिस फेस और एक ट्रांस फेस। सिस फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ इसकी फेस होती है उसको हम कहते हैं सिस फेस, और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ इसकी जो फेस होती है उसको हम कहते हैं ट्रांस फेस। ठीक है। और ट्रांसपेस से जो वेसिकल्स पैकिंग होती है वहाँ पे चीज़ों की गल्जी अपरेटस में वो ट्रांसपेस से फिर डिटेच होती है और जहाँ पे नीड होते हैं वहाँ पे जाते हैं। और सिस स्पेस में जो न्यूक्लियस से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ें आती हैं वेसिकल के फॉर्म में, वो सिस स्पेस के साथ अटैच होके फिर ट्रेवल करती है थ्रू आउट द गोल्जी अपरेटस एंड ट्रांसपेस से वो फिर डिटेच होते हैं और वहाँ पे जाते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत होती है। लाइक अगर पास्फोलिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं तो वो सिस फेस पे गोल्जी अपरेटस में आते हैं और गोल्जी अपरेटस से ट्रांसफेस के तरफ वो वेसिकल्स से डिटैच होके फिर सेल मेम्ब्रेन में जाते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है। और जो गोल्जी अपरेटस की एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम सिस्टर्ने कहते हैं और सिस्टर्ने के दरमियान में जो स्पेस होता है उसको हम ल्यूमन्स कहते हैं। ठीक है। These pair as a series of Platten sacs stack on each other much like the endoplasmic reticulum. ज़्यादातर इसकी सिमिलरिटी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होती है, बिकॉज ये भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से एक दूसरे के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ Golgi apparatus. This is the ses phase of Golgi apparatus, which is towards endoplasmic reticulum, and this is the trans phase, which is towards cell membrane. This is the incoming vesicle which is detached from endoplasmic reticulum, or is coming from nucleus or endoplasmic reticulum. फिर इसके साथ ये अटैच होते हैं और ट्रेवल करते हैं यहाँ पे। देन इट डिटेच फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, सिक्रीटरी वेसिकल इसको हम कहते हैं, और इसमें जो चीज़ होती है लाइक प्रोटीन्स लिपिड्स वगैरह इसमें पैक्ड होती हैं और ये वेसिकल्स के थ्रू फिर ये जाते हैं जहाँ पे सेल में उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन से सेपरेटली इट्स कॉल्ड सिस्टर्ने, एंड स्पेस बिटवीन जो सेल में ये सिस्टर्नेस के दरमियान में जो ये स्पेस है इसको हम ल्यूमन कहते हैं। और बेसिकली जो वेसिकल्स है या जो चीज़ें हैं प्रोटीन्स वगैरह ये इसमें ट्रेवल करती हैं और फिर यहाँ से डिटेच होती है। फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें गोल्जी अपरेटस की, तो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मॉडिफिकेशन यहाँ पे होती है। मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया कि जो लिपिड्स या प्रोटीन सिंथेसाइज होती है वहाँ पे स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसके साथ जो ग्लूकोज को अटैच करते हैं ये गोल्जी अपरेटस, और इसको हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। ये मॉडिफिकेशन ये मॉडिफाई करती हैं चीज़ों को। फिर जो मटेरियल्स है ये रिमूव करती है सेल से जो वेस्ट है। फॉर एग्जांपल लाइसोसोम्स आर डिटैच फ्रॉम गोल्जी apparatus. We will discuss lysosome in detail inshallah in next slide. ये also म्यूकस सिक्रीट करती हैं और जो पैकिंग करती है चीज़ों की वो भी यहाँ पे ही होती है गोल्जी apparatus में। ठीक है। तो ये वेसिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे अटैच होती हैं, यहाँ से ट्रेवल होके फिर जो मॉडिफिकेशंस यहाँ पे हुई हो फिर वो मॉडिफाइड चीज़ें यहाँ पे पैक होती हैं और यहाँ पे आके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉर एग्जांपल दीज आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर पास्फोलिपिड्स, इस वेसिकल्स के अंदर पैक्ड होती हैं और फिर यहाँ पे आके अपना फंक्शन जो है या जहाँ पे ज़रूरत होती है इसकी वो वहाँ पे ही ट्रेवल करती है। The next one is lysosome. This is another cell organelle, and this is the guy which who discovered the lysosome. ठीक है। 1955 में डिड्यू, क्रिश्चियन डिड्यू एक साइंटिस्ट था, उन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। लाइसोमीन lytic and yeah digestive and soma mean body. So the digestion process of cell is take place in lysosome because many hydrolase या hydrolytic enzymes are present in lysosome like lipases, proteases,
amylases, which are working as the breaking down of different things in cell which are waste for the cell. एंड जो बायोमोलिक्यूल्स है, जो वेस्ट मटेरियल है, वहाँ पे वो लाइसोसोम में पैक्ड होके फिर उसकी लाइसिस होती है और सेल से बाहर जाते हैं. Lysosome are spiral-shaped sacs filled with hydrolytic enzyme and that have the capability to break down many types of biomolecules. जो biomolecules है like nucleic acid, lipids, carbohydrates, proteins, all the enzymes for the breaking down of these biomolecules like lipases for lipids, proteases for proteins, and amylases for carbohydrates, nucleases for nucleic acids are present in lysosome. This is pear shaped स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जब सेल के अंदर ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक्सपायर होते हैं, तो लाइसोसोम के अंदर एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये लाइसोसोम में जाते हैं और वहाँ पे ये एंजाइम लाइपेजेस प्रोटीएजेस वगैरह उस पे एक्ट करके उसको ब्रेक डाउन करती हैं और सेल से बाहर फेंकते हैं. लाइसोसोमल स्ट्रक्चर जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, सैक लाइक, और इसके जो ल्यूमन है उसमें बहुत हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो लाइसिस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. और जो पीएच है लाइसोसोम की उस 4.5 टू 5.0 है, क्वाइट एसिडिक है, यहाँ पे एसिडिटी होती है और ज़्यादातर एंजाइम जो है एसिडिक एनवायरनमेंट को सरवाइव नहीं करती, तो इसलिए यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है. इसके अलावा जो ब्रेकिंग डाउन है बायोलॉजिकल पॉलीमर्स का, लाइसोसोम इन्वॉल्व इन वेरियस अदर प्रोसेसेस सच एज काउंटिंग डिस्चार्ज मटेरियल्स, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, सेल सिग्नलिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. इसके बाद इसकी जो साइज है 1.2 माइक्रोमीटर होती है, once measuring in more at than 1.2 micrometer, but they typically range from 0.1 micrometer to 0.6 micrometer. फिर लाइसोसोम की जो स्ट्रक्चर है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. जो ये सेल है इसमें एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर में आपको नजर आता है. ये सिग्नलिंग वॉल मेम्ब्रेन, सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है और एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये इमेजिनरी पिक्चर है लाइसोसोम का. जो ये है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली है. इसके अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है लाइक लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस एंड ग्लाइकोसाइलेटिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन्स जो है ये यहाँ पे मेम्ब्रेन्स होती है. ठीक है, इसकी वजह से ये मेम्ब्रेन अपने मेम्ब्रेन को इफेक्ट नहीं करते. फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये डाइजेशन इन सेल, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. एपोप्टोसिस, ऑटोलाइसिस. एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ है, ये इसको क्या करती हैं, लाइसोसोम इज रिस्पांसिबल फॉर एपोप्टोसिस. ऑटोलाइसिस है, तो ऑटोलाइसिस की वजह से इसको हम सुसाइडल बेग्स कहते हैं, ये सुसाइडल सेक्स, बिकॉज जो सेल एक्सपायर होता है या सेल के अंदर ऐसी प्रोसेस स्टार्ट होती है जो सेल के लिए फेवर नहीं करती, तो फिर ये जो लाइसोसोम है ये रप्चर्ड होके अपने जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो साइटोप्लाज्म में एक्सपोज करते हैं. और साइटोप्लाज्म जब एंजाइम्स को एक्सपोज होता है तो प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए हमको ऑटोलाइसिस या सुसाइडल बेग्स, इसको हम लाइसोसोम को कहते हैं, because it involved in degradation of cells own components. डिफेंस मैकेनिज्म में भी ये काम आते हैं. मैक्रोपेजेस जो है ये पैथोजेंस को लाइसोसोम के थ्रू कैच करती है, बिकॉज जो मैक्रोपेजेस है ये इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया या वायरस को. फिर लाइसोसोम इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है मैक्रोपेजेस के अंदर, वो पैथोजेंस को इनगल्फ करके फिर उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू लाइसिस की होती है. रेगुलेशन टू एंडोक्राइन. ठीक है, थायरोग्लोबुलिन कैन बी डाइजेस्टेड इन लाइसोसोम एज थायरोक्सिन. जो थायरोग्लोबुलिन है एंडोक्राइन हार्मोन है, ये लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टेड होता है और इससे फिर थायरोक्सिन बनता है. ठीक है. एक्रोसोम्स और स्पर्म्स, एक्रोसोम्स हेल्प स्पर्म्स टू एंटर ओवम. जो स्पर्म्स की एबिलिटी है ताकि वो एग को पेनिट्रेट करे ओवम को, तो उसमें भी लाइसोसोम की क्या रोल है. ठीक है. और जो रिपेयर द डैमेज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डैमेज पार्ट जो है वो भी रिपेयर करती है. दे सर्व्स एज मेम्ब्रेन पैच.
लाइक पैचेस, जो हम जख्म के ऊपर जो पैचेस लगाते हैं। तो इसी तरह जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई खराबी आती है तो लाइसोसोम फंक्शन करता है एज अ पैच ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स थे उसके बारे में हम बात की, जो उसके फंक्शंस है, उसके स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में या नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप इसको गौर से सुने और जो भी इसमें क्वेश्चंस हो आप कर सकते हैं हमारे यहाँ कमेंट